मंडल पार्ट 2 की सियासत की तरफ आगे बढ़ता देश। 2024 में फिर बाहर निकलेगा आरक्षण का चिन्ह और भिड़ेंगी पार्टियां। जातीय जनगणना के सहारे इस रास्ते पर चलने की बन रही रणनीति। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश में अगले साल की पहली छमाही में होने वाले आम चुनाव से पहले जिस तरह जातीय जनगणना का मुद्दा उछला है और पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार में इसे हरी झंडी दिखाए जाने के बाद उससे एक बात तो साफ हो गई है कि देश अब मंडल पार्ट 2 के रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। पटना हाई कोर्ट के आदेश और लगभग उसी समय रोहिणी आयोग द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने का मन बनाया है, तो भाजपा भी इस राह पर चलकर अपनी सोशल इंजीनियरिंग की मदद से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की रणनीति बना रही है। जाति आधारित जनगणना के फैसले के बाद यूपी बिहार के साथ दूसरे राज्यों में जाति आधारित राजनीति का बड़ा स्वरूप उभर कर सामने आया था और अब सभी दल इस गंगा में डुबकी लगाना चाह रहे हैं। आम चुनावों के ठीक पहले जिस तरह से इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है और कांग्रेस ने जहां जातीय आंकड़ों को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, तो वहीं भाजपा ने पलटवार किया है कि कांग्रेस देश को धर्म और जाति में बांटना चाहती है। सत्ता के दो प्रमुख दावेदारों के स्टैंड में अब ये लगने लगा है कि 2024 में आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दोनों दल खूब जोर आजमाइश करेंगे। लेकिन सच यही है कि जातीय राजनीति के लाभ हैं तो नुकसान भी हैं। जातीय राजनीति से तात्कालिक लाभ की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि में ये देश और समाज के लिए नुकसानदेह ही साबित होगी। इसलिए बोतल में बंद इस जिन को बाहर निकालने में हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। जातीय जनगणना की पृष्ठभूमि में आरक्षण की राजनीति के नफा नुकसान समेत इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन और सत्तारूढ़ एनडीए को ऐसा मुद्दा मिल गया है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह मुद्दा ओबीसी से जुड़ा हुआ है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जातिगत सर्वे करने की मंजूरी दे दी है। उधर मोदी सरकार को रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें ओबीसी आरक्षण में कोटा की श्रेणियां करने का प्रस्ताव है। यानी मंडल पार्ट 2 का सियासी रास्ता तैयार है। विपक्षी गठबंधन तो अब तेजी से ओबीसी सर्वे की दिशा में चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मोदी विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर लंबी लकीर खींचने का जोखिम उठा पाएंगे और क्या रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू करने की दिशा में कोई पहल करेंगे। इसके अलावा देश में जाति आधारित राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल इस तरह की राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। भाजपा को इससे हिचक इसलिए है क्योंकि इससे जाति आधारित राजनीति को बल मिलने के साथ आरक्षण की नई मांगें सामने आने का अंदेशा है। सच जो भी हो, ये अच्छा है कि बिहार सरकार जातीय गणना के साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का भी आकलन करने जा रही है। लोगों की आर्थिक स्थिति जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसे जानकर ही क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक उत्थान की कारगर योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। आर्थिक स्थिति का आकलन निर्धनता निवारण की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायक होता है, लेकिन यही बात जातीय जनगणना के बारे में नहीं कही जा सकती। सैद्धांतिक रूप से तो देश के सामने ये स्पष्ट होना ही चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि सामाजिक विकास की कई योजनाएं इसी आधार पर संचालित होती हैं कि कहां किस जाति की कितनी संख्या है। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जाति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्व है,
लेकिन जातीय जनगणना के खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि विभिन्न राज्यों में जातियों का आकलन करने के नाम पर जातिवाद की राजनीति को नए सिरे से धार दी जा सकती है। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि अपने देश में जातियों को गोलबंद करके किस तरह वोट बैंक की राजनीति की जाती है। देश में ऐसे कई दल हैं जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं। इन दलों ने विभिन्न जातीय समूहों को गोलबंद करके तरह तरह के समीकरण बना रखे हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसे समीकरण बनाने में माहिर हैं। भले ही जातियों के आधार पर राजनीति करने वाले दल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का दावा करते हों, लेकिन सच ये है कि वे जातिगत आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं और चुनावों के समय उसका लाभ उठाते हैं। इस तरह की राजनीति न केवल समाज को बांटने का काम करती है, बल्कि कई बार विभिन्न जातियों के बीच वैमनस्य भी पैदा करती है। रोहिणी आयोग का गठन दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में 2017 में किया गया था। अब तक 13 बार इसके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी सरकार इसे और लंबा खींचना चाहती थी, पर अचानक ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। आयोग का कहना है कि देश की 2633 ओबीसी जातियों उपजातियों में से 983 जातियों को ओबीसी आरक्षण का शून्य लाभ मिला है, बात चाहे नौकरी की हो या पढ़ाई की। इसी तरह 994 जातियों की हिस्सेदारी नौकरी और पढ़ाई में मात्र 2.68% की रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इन पिछड़ी 1977 जातियों के साथ सामाजिक न्याय करने और बदले में वोट हासिल करने की चुनावी चाल चलेगी? मोदी सरकार ऐसा करती है तो उसे पिछड़ी ओबीसी जातियों के वोट से अपने वोट बैंक का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इस समय एनडीए के पास 25 करोड़ वोटर हैं और करीब इतने ही 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से विपक्षी गठबंधन के पास है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए मोदी सरकार को क्या करना होगा। बताया जाता है कि रोहिणी आयोग 2633 ओबीसी जातियों की 4 श्रेणियां बनाने के पक्ष में है। इस समय कुल आरक्षण 27% है। इसमें से पहली श्रेणी को 10% आरक्षण देने की बात है, दूसरी श्रेणी को 9%, तीसरी श्रेणी को 6% और चौथी श्रेणी को 2% आरक्षण देने की बात है। सबसे नीचे की श्रेणी में सबसे पिछड़ी 1674 जातियां रखी गई हैं, जो अब तक आरक्षण के लाभ से लगभग वंचित रही हैं। जानकारों का कहना है कि रोहिणी आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए भाजपा ओबीसी के बड़े वर्ग को अपने साथ ले सकती है, पर यहाँ 2 पेच हैं। एक, पिछड़ों में अगड़े जाट और यादव नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनका कोटा 27% की जगह 10% ही रह जाएगा। दूसरा, अति पिछड़ी जातियों को भले ही अभी ना के बराबर लाभ मिल रहा हो, पर उन्हें 2% आरक्षण देने का फैसला ज्यादा खुश करने वाला नहीं होगा। अगर इन अति पिछड़ों को मोदी समझाने में कामयाब हुए तो खेल बदल सकते हैं। उधर विपक्षी गठबंधन को लगता है कि बिहार की जातीय जनगणना के साथ ही उसकी ओबीसी राजनीति मोदी पर भारी पड़ सकती है। मंडल आयोग ने 1911 की जनगणना के हिसाब से देश में 52% ओबीसी होना माना था और 27% आरक्षण दिया गया था। देश में कितने ओबीसी हैं, ये संख्या किसी को पता नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार देश में ओबीसी आबादी करीब 45% है। इसमें तमिलनाडु में 71, कर्नाटक में 62, बिहार में 61, उत्तर प्रदेश में 54, हरियाणा में 47, तो राजस्थान में 48% ओबीसी हैं। ऐसे में यदि ओबीसी आबादी 45% निकलती है तो मोदी सरकार पर ओबीसी आरक्षण 27% से बढ़ाकर 45% करने का दबाव डाला जाएगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई के दौर में आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, जो बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। ऐसे में आरक्षण के कोटे में जरा सा भी फेरबदल कुछ के लिए खुशी लाएगा तो कुछ के लिए संकट। बीच का रास्ता कोई है नहीं। इसलिए केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाना नहीं चाहती। इस हिसाब से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट फिलहाल ठंडे बस्ते में डाली जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है
कि अगर भाजपा को लगा कि 2024 का चुनाव जीतना मुश्किल होगा तो जनवरी में कमंडल यानी राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही मंडल 2 वर्गीकरण को लागू करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।